Hey guys, welcome to my channel Love Biology. I hope you all are well. Today is the last lecture of the topic cell structure and function, lecture number 5. Today we shall study about centrosomes, centrioles, nucleus, chromosomes and also microbodies. Before this lecture I have also posted 4 other lectures. So first go and watch those videos, then you can come to the last lecture of the cell chapter, cell structure and function. Okay. Today we shall study about first सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स. ठीक है, आज हम पहले सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो, सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स ये सब मतलब सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है सेल में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनका होता है. ठीक है, सेंट्रोजोम क्या होता है? एक ऑर्गेनेल होता है जो जिसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोजोम. इसके चारों तरफ इट इज सराउंडेड बाय अमोर्फोस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स. अमोर्फोस मतलब क्या है? जिसका कोई शेप नहीं होता है. ठीक है, शेपलेस. और ये जो पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स है ये सब क्या होता है? दिस आर हाईली स्ट्रक्चर्ड डेंस मास ऑफ प्रोटीन. ओके, व्हिच मेक्स अप द पार्ट ऑफ द एनिमल सेंट्रोजोम दैट सराउंड्स द 2 सेंट्रियोल्स. देखो, अमोर्फोस तो मैंने तुमको बोला शेपलेस है. पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स क्या है? ये मतलब हाईली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और डेंस होता है. ठीक है, ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. और क्या एनिमल सेंट्रोजोम का एक पार्ट है जो कि सेंट्रियोल के चारों तरफ को कवर करता है. ठीक है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाता है. ठीक है, कौन बनाता है? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स. बोथ दी सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है ये परपेंडिकुलर होता है. सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोजोम में. ठीक है, जो ऑर्गेनेल सेंट्रियोल्स रखता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम. ठीक है, ये जो एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होता है और सेंट्रियोल्स किससे होते हैं? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है, अब सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? मेड अप ऑफ 9 इवेनली प्लेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये कैसा बना होता है? 9 इवेनली प्लेस्ड मतलब एक मतलब लंबा सेम साइज का, सेम लेंथ का, सेम शेप का 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से बना होता है. जो किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से. और 9 फिब्रिल्स हम किस में पढ़े थे? हमने कल जो पढ़ा था सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर में. ठीक है, वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था? 9+2 आर. ठीक है, वहां पर 9 स्पोक्स होते हैं. ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं और हर पेरिफेरल फिब्रिल एक ट्रिपलेट है. लेकिन सीलिया में क्या पढ़ा था? हर फिब्रिल क्या होता है? एक डबलेट होता है. ठीक है, लेकिन इधर हर पेरिफेरल फिब्रिल एक ट्रिपलेट है और हर ट्रिपलेट लिंक्ड होता है. उसमें लिंक होता है इंटरब्रिज से, इधर भी लिंक्ड होता है, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड. ठीक है, अब देखो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस. मतलब सेंट्रियोल का जो प्रोक्सिमल रीजन है, ऊपर का रीजन है, उसका जो सेंट्रल पार्ट मतलब बीस, वो प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनेशियस. एंड कॉल्ड द हब. उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है हब. ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज हब. ठीक है, ये ट्यूबुल से कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के. पेरिफेरल ट्रिपलेट के ट्यूबुलेट से हब जो कनेक्टेड होता है किससे? रेडियल स्पोक. उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है. मतलब सपोज ये है हब, ये है पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स. ठीक है, ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के पहले जो बॉडी फॉर्म होता है वो सेंट्रियोल से बनता है. ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर को भी जन्म देता है. ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है? देखो, स्पिंडल फाइबर या फिर स्पिंडल एपैरेटस ये एक साइटोस्केलेटल पार्ट है. ठीक है, सेल का साइटोस्केलेटन का पार्ट है. ये कब बनता है? यूकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवीजन होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड और डॉटर सेल को डिवाइड करने के लिए इसका फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर. सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, डॉटर सेल क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो स्पिंडल फाइबर होता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. ये सेल डिवीजन के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स और डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है, उनको सेपरेट करता है. ठीक है, देखो, गिव राइज टू स्पिंडल एपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ठीक है, अब हम एक सेंट्रोजोम का पिक्चर देखते हैं. अरे चला गया. ये देखो, ये सेंट्रोजोम है. सेंट्रियोल्स देखो कितने बीट से, ये देखो 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं. देखा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और ये हर ये तो देखो रेडियल स्पोक्स होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक. ये देखो 90 डिग्री में ये परपेंडिकुलर कनेक्टेड है. ये सेंट्रोजोम में न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं सेंट्रोजोम. ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल.
इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ये वाला तुम डाउट में पढ़ सकते हो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, दोनों का नाम रॉबर्ट है, लेकिन याद रखना न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसका नाम क्रोमैटिन दिया गया। किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया, उसको स्टेन करने के बाद। ठीक है, भले ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है उसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। ठीक है, और उसका नाम दिया क्रोमैटिन। उसी तरह भले ही सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन सेल के अंदर जो चीज है, क्या क्या है, जो सेल थ्योरी, ये कौन दिया था? स्लेडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, उसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, लेकिन क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और नाम दिया था क्रोमैटिन। ठीक है, अभी न्यूक्लियस क्या है? द इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या है? ये सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ोगे, बस अभी इतने के लिए याद रखो। इंटरफेस न्यूक्लियस है न्यूक्लियस व्हेन इट इज डिवाइडिंग। जब न्यूक्लियस का कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है, उस फेज को हम बोलते हैं द इंटरफेस न्यूक्लियस। ठीक है, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसका नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होता है और एक दो स्पेरिकल बॉडी भी होते हैं उसके सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोली। देखो, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोली है। ठीक है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोली है। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोली उसका प्लूरल है, न्यूक्लियोलस सिंगुलर है। द न्यूक्लियर एनवलप कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो दो लेयर का होता है, उसका दो पैरेलल मेम्ब्रेन होता है। उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? ये एक बैरियर फॉर्म करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, जिससे कि दोनों के कंटेंट्स मिक्स नहीं होते। ठीक है, और तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये ईआर से कनेक्टेड होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है और एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, उसी तरह द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस ईआर से कनेक्टेड होता है और कंटिन्यूअस होता है, और इसके ऊपर भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज कंटिन्यूअस। ठीक है, द न्यूक्लियर एनवलप हैज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर एनवलप कैसे फॉर्म होता है? अपने मेम्ब्रेन के फ्यूजन होने से, मिक्स होने से न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दीज न्यूक्लियर पोर्स, मतलब न्यूक्लियर एनवलप में कुछ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आरएनए, प्रोटीन मोलिक्यूल्स ये सब मूवमेंट होते हैं। देखो, अगर पोर्स नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो पोर्स होता है उसी से मूवमेंट होता है। किसका? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के अंदर आता है, न्यूक्लियस से बाहर भी जाता है। ठीक है, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल का एरिथ्रोसाइट्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स एनिमल्स में, और वैस्कुलर प्लांट्स में सीप ट्यूब। प्लांट्स में उसको अंदर क्या क्या है, प्लांट सेल के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, टिश्यू के बारे में। ठीक है, उसमें और एनिमल सेल के एरिथ्रोसाइट में, इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द एनिमल्स एंड इन द सीप ट्यूब ऑफ द प्लांट्स देयर इज नो न्यूक्लियस। उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उसी तरह जैसे इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सारे सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसी तरह कुछ सेल्स होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। एग्जाम्पल कैंसर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जिसमें मोर देन टू न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि हमारा मसल सेल्स। ठीक है, जब हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब लोकोमोटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम मस्कुलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मसल सेल्स में मोर देन वन टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। कैंसर सेल्स में टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस एक डायग्राम तुम देख लो, ये देखो, ये न्यूक्लियस का एक 3D डायग्राम है। ठीक है, ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो स्पेस है वो होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये जो फ्लूइड जो ऑरेंज कलर का ये भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, दो टाइप ऑफ क्रोमैटिन होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू मतलब क्या, आरएनए और प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब चलो, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उसके अंदर जो मटेरियल्स है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिक्स होके रहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। ये देखो, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए नहीं, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। दीज आर लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जिस सेल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वहां पर ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस, मतलब ज्यादा बड़ा और मोर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन सेल्स में जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब देखो, ये है एक न्यूक्लियस का एक 2D स्ट्रक्चर। ये देखो, ये न्यूक्लियोलस देखो, बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये होता है, ये देखो क्रोमाटिन, ये सब है क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन कंडेंस्ड हो गया है। न्यूक्लियर पोर्स जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये फिब्रिल्स है, ठीक है। ये है एक 2D स्ट्रक्चर। जो पहले देखा उसमें हमने देखा क्या 3D स्ट्रक्चर, ये एक 2D स्ट्रक्चर है, एक साइड से इसको तुम देख रहे हो, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर अंदर, ये सब न्यूक्लियर देखो क्रोमाटिन फिब्रिल्स है, ये सब, ठीक है, देख रहे हो, ये सब क्रोमाटिन फाइबर्स, ये जो डॉट 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 हो रहा है, ये जो छोटा छोटा जो सब स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स है, ये सब है क्रोमाटिन कंडेंस्ड क्रोमाटिन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है? Each metaphase chromosome appears to be longitudinally divided into two identical parts, each of which is called chromatid. मेटाफेज, एनाफेज, ये प्रोफेज, ये सब क्या है? ये सब तुम सेल डिवीजन में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसे भी याद रखो कि क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेड होता है 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेड 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, हर एक पार्ट को हम क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जॉइन होते हैं कहाँ पे? जो पॉइंट में जॉइन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रियोल सेंट्रोमियर दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर, ये देखो, सेंट्रोमियर के अंदर होता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये देखो, ये क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमैटिड्स है, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। ट्रू क्रोमैटिड्स मेकिंग अप ए क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये दोनों मिलके एक क्रोमोसोम को बनाते हैं। जब 2 क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम को बनाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। लेकिन 2 पास जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटिड। द क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नोन एज नॉन सिस्टर। होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम, मतलब सेमिलर क्रोमोसोम, 2 है क्रोमोसोम, उनका क्रोमैटिड को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर। लेकिन एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, सब ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये दोनों फिंगर है, इसको मैं क्या बोलूंगा? सिस्टर फिंगर्स, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम हैंड, ठीक है। लेकिन ये हैंड में भी मेरे वही 2 फिंगर्स है, इन दोनों को हम सिस्टर फिंगर्स नहीं बोल सकते, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर फिंगर्स, ठीक है। उसी तरह अगर ये दोनों तुम क्रोमैटिड्स ले लो एक क्रोमोसोम में, ये दोनों क्रोमैटिड ले लो एक क्रोमोसोम में, ये दोनों क्रोमैटिड और ये दोनों क्रोमैटिड, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये दोनों जो 2 क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड है, जो सेम है, सिमिलर है, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, क्रोमा व्हिच मींस कलर एंड सोमा मींस बॉडी। सो क्रोमोसोम मींस कलर बॉडी। क्रोमोसोम जो होता है 2 ग्रीक वर्ड से आता है, एक होता है क्रोमा जिसका मतलब है कलर, एक होता है सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। इसलिए हम क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह मैंने कल के क्लास में एक पढ़ाया था कलर्ड पिगमेंट क्या होता है। कलर्ड मतलब देखो 3 पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड है। उसी तरह क्रोमोसोम में कलर्ड बॉडी है, ठीक है, क्योंकि क्रोमा का मतलब क्या है? कलर है, ठीक है। हर सेल में, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के हर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब मेरे बॉडी में जितने सारे क्रोमोसोम्स में, उनमें जो मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स एक सेल में, वो कांस्टेंट होता है। अगर मेरे देखो फॉर एग्जांपल मैं तुमको अगर बताऊंगा कि एक सेल है जिसमें सपोज एक ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, ठीक है, उसके एक सेल में एक मल्टीन्यूक्लियड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, उसमें 10 सेल से ऑर्गेनिज्म बना होता है। अगर उसके एक सेल में 20 क्रोमोसोम है तो 10 के 10 सेल में भी 20 क्रोमोसोम होंगे, हर सेल में सेम टू सेम क्रोमोसोम होंगे,
ठीक है। और ये कैसे हमको प्रेजेंट करते हैं, हम इसको डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट करते हैं। 2n इज इक्वल टू 20, सो n विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10। हम इसको क्यों डिप्लॉयड बोलते हैं, क्योंकि देखो ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड बन के एक क्रोमोसोम बनाते हैं, इसलिए हम क्रोमोसोम को डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्रोमोसोम है, 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स, वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अदर एज ईच कंटेन्स 1 डीएनए मॉलिक्यूल। हर क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये पी आर्म होता है जो शॉर्ट आर्म होता है, सेंट्रोमियर जो पॉइंट में दो क्रोमेटिड मिलते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। क्यू आर्म क्या होता है, लॉन्ग आर्म होता है, लॉन्ग आर्म को हम बोलते हैं क्यू आर, शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं पी आर। ये डीएनए मॉलिक्यूल है जो इधर देखो लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक मतलब पिक्चर के लिए ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्या होता है। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम हुज 2 क्रोमेटिड्स आर सिमिलर इन साइज और सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। देखो एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड जिसमें सिमिलर इन साइज है, मतलब उनका साइज सेम टू सेम है, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इससे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम क्रोमोसोम के मिडिल में होता है, एकदम सेंटर में होता है। ये देखो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों सिमिलर इन साइज है, इसीलिए इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम इस क्रोमोसोम के सेंटर है। इधर ऊपर भी जितना गैप होगा नीचे भी उतना गैप होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब 2 क्रोमेटिड्स आर सिमिलर इन साइज एंड सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर। अब हम दिखेंगे सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्या होता है, द क्रोमोसोम हुज 2 क्रोमेटिड्स आर डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। हियर सेंट्रोसोम प्रेजेंट समवट अवे फ्रॉम द सेंटर। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड डिसिमिलर इन साइज होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स जो डिसिमिलर इन साइज होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो सेंटर जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ चला जाता है। ये देखो ये 2 क्रोमेटिड्स है। ठीक है, इधर ऊपर देखो ये छोटा साइज है, नीचे देखो ये इसका लंबा आर्म हो गया। ठीक है, इसलिए इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंट्रोमियर है थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, सबमेटासेंट्रिक, जिसमें दोनों आर्म्स सिमिलर नहीं होते हैं और सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम्स whose one chromatid is larger and another is very very small is called acrocentric chromosome। देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड बहुत ही बड़ा होता है, लंबा होता है, और एक क्रोमेटिड बहुत ही छोटा होता है। उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये देखो इसका एक क्रोमेटिड कितना लंबा है और एक क्रोमेटिड देखो कितना छोटा है, देखा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट क्रोमोसोम पे चलते हैं, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हैविंग ए सिंगल क्रोमेटिड एट द टिप ऑफ क्रोमेटिड सेंट्रोमियर इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सिर्फ एक सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है, डबल प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम हैविंग ए सिंगल क्रोमेटिड, ये देखो सिंगल क्रोमेटिड है, एंड द टिप ऑफ क्रोमेटिड सेंटर प्रेजेंट, मतलब क्रोमेटिड का जो सेंटर है, जो सेंट्रोमियर है, वो किस में प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द क्रोमेटिड, मतलब क्रोमेटिड के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ नहीं होता, और ये सिर्फ एक सिंगल क्रोमेटिड है। इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसका सेंटर सेंट्रोमियर क्रोमेटिड के ऊपर होता है, टिप पे होता है, और जो सिर्फ एक ही क्रोमेटिड से बनता है, उस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। हम नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो क्रोमोसोम्स का मतलब देखो, एक होता है सैटेलाइट में, सैटेलाइट क्रोमोसोम, इसको मतलब छोटे से समझा देता हूँ। समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन-स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट ए सेकंड लोकेशन, दिस गिव्स देम द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ सैटेलाइट। अगर इसको तुम मतलब ब्रीफली समझोगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें एक नहीं 2-2 सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक है, उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो होता है नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब वो जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक और पॉइंट में भी क्रॉस करते हैं, इसलिए उसका 2-2 हो जाता है क्या, सेंट्रोमियर। उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का फंक्शंस क्या होता है, द क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड द जीन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हेंस कंसीडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल्स और व्हीकल ऑफ हेरिडिटी।
क्रोमोसोम में क्या होता है, हर एक क्रोमैटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्रोमोसोम में जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, जीन्स मतलब तुम्हारे पिता माता का जो कैरेक्टर है वो तुम में ट्रांसफर होकर आता है। ये क्रोमोसोम का फंक्शन होता है, ठीक है। ये हेरेडिटरी जो थिंग्स है उसको, जो जेनेटिक्स है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, या फिर इसका नाम है व्हीकल ऑफ हेरेडिटी। क्योंकि व्हीकल ऑफ हेरेडिटी का मतलब क्या है, जो हेरेडिटरी थिंग्स को, जो हेरेडिटरी मॉलिक्यूल्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लेके जाता है, उसको हम बोलेंगे व्हीकल ऑफ हेरेडिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माइक्रोबॉडीज। What are microbodies? Many membrane-bound minute vesicles called microbodies contain various enzymes and are present in both plant and animal cells. देखो माइक्रोबॉडीज क्या होता है, इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है। अरे बहुत बहुत छोटे होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स में, ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडीज होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, किसमें होते हैं, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल में। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स रखते हैं और ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। माइक्रोबॉडीज के अंदर एंजाइम्स होता है जो बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये माइक्रोबॉडी का एक स्ट्रक्चर है, इसका एक क्रिस्टलाइन कोर। ये जो कोर होता है ये क्रिस्टलाइन होता है, 2 नंबर लिपिड लेयर, 3 नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसका जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड से भी बना होता है, ठीक है। पहले एक लिपिड वाला मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है माइक्रोबॉडीज का, ठीक है। ये होता है माइक्रोबॉडीज का स्ट्रक्चर। देखा, माइक्रोबॉडीज समझ में आ गया। इसका जो बीच में जो है ये है क्रिस्टलाइन कोर, ठीक है। तो मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था, वो खत्म हो गया है माइक्रोबॉडीज के साथ, ठीक है। अगर तुमको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां पे भी आके पूछ सकते हो। मैंने वहां पे फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दिया, वहां पे आके ज्वाइन कर लो और वहां पे भी तुम डाउट पूछ सकते हो। सबका डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। किसी का भी कुछ भी डाउट हो, सबका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सेल बायोलॉजी एक चैप्टर है, इसको मतलब एकदम बारीकी से इसको समझना पड़ता है, बहुत अच्छे से इसको जानना पड़ता है, इसके डिटेल्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल, ठीक है। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिनिमम 10-12 क्वेश्चन सेल से आ ही जाते हैं, ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर एक ओवरऑल एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरा चैप्टर को मतलब हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसमें तुम्हारे नीट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, जो एंट्रेंस बेस्ड के लिए सेल बायोलॉजी में क्या आ सकता है, एंट्रेंस बेस्ड कैसे एंट्रेंस में टिप्स और ट्रिक्स यूज करके याद रख सकते हो, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है। अगर तुमको कोई भी डाउट हो वो तुम उसको पूछ सकते हो, ठीक है। वो वाला वीडियो जो मैं एंट्रेंस बेस्ड डालूंगा वो एक अलग प्लेलिस्ट में होगा, उसको देखना। तुमको एंट्रेंस में सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है गारंटेड 100% तुम उसको कर सकते हो। अगर तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से उस वीडियो को समझो, तुमको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये गारंटी है मेरा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय।